Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. So this video will be covering the important current affairs of 21st October 2022. So let's begin with this video. आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये environment as well as geography perspective से important है. Now here the heading is ocean currents. एंड जब आप जोग्राफी पढ़ते हैं तो आपकी फिजिकल जोग्राफी में यू रीड अबाउट ओशियनोग्राफी एंड इन ओशियनोग्राफी ओशन करंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हम सबको ओशन करंट्स का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है. वी सी हाउ इन ओशंस वी हैव अ हॉरिजॉन्टल मास मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, having a definitive direction, having a definitive path, right? But in this video, I'm not going to talk about ocean currents. Here we're going to discuss the impact of global warming on ocean currents. Interesting? Now see, we see that UPSC mains or even prelims, it has some static questions and some dynamic questions. Our static GS talks about ocean current, but relating the impact of global warming on the ocean currents is one step forward. So you should be prepared about it. ना मैं पहले से यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप जोग्राफी में ओशन करंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, डू राइट इट दैट एट द एंड ऑफ द टॉपिक यू हैव टू गिव अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन करंट्स. यू हैव टू. अगर आप इन्वायरमेंट में सपोज व्हाट हैपन्स, बहुत कॉमनली हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज या फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू जॉट डाउन मल्टीपल पॉइंट्स. हालांकि जब हम बैठकर राउंड द टेबल बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी बहुत इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट डाउन ऑन द पेपर वी जस्ट कांट राइट इवन 6 to 7 पॉइंट्स. तो वहाँ पे पहले से ही आज लिख लीजिए कि जब आप ओशन करंट्स की बात कर, जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें आप एक पर्सपेक्टिव उसका इम्पैक्ट ओशन करंट्स पे क्या है वो भी कवर करेंगे. दिस इज़ अ वन वैल्यू एडिशन पॉइंट. हालांकि जब हम इस टॉपिक को करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, तो उससे आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू एडिशन और बढ़ जाएगी. Right? So this topic is of utmost importance from your GS1 अगर हम geography की बात करें and also from GS3 अगर हम environment की बात करें, both prelims and mains point of view. Very 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 important. So with this let's talk about it कि भाई ये topic है क्या. तो रिसेंटली एक स्टडी हुई है एंड इस स्टडी में ये कहा गया कि जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं, जब आप साउथ अमेरिका का मैप कवर करते हैं तो यू सी कि इक्वाडोर के बिल्कुल पास में यू हैव गैलापागोस आइलैंड्स, फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी देयर. एंड उस गैलापागोस आइलैंड के पास से कोल्ड करंट पास करता है. इन ज्योग्राफी वी लर्न अबाउट इट कि जो वाटर की जो मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टली, जस्ट लाइक रिवर्स, जैसे लैंड के ऊपर रिवर्स मूव करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पाथ में, सिमिलरली ओशंस में भी वाटर मूव करता है फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैविंग अ पर्टिकुलर पाथ, जस्ट लाइक अ रिवर. सो वी कैन से इट्स लाइक रिवर इन द ओशन. ठीक है. तो उस वाटर को कि जो करंट है उसे हम टेम्परेचर के बेसिस पे जनरली क्लासीफाई करते हैं कि वार्म करंट है या कोल्ड करंट है. अगर जो वाटर है ओशन करंट का वो वार्म है तो हम उसे वार्म करंट कहेंगे. हाँ, सच अ हार्ड थिंग टू लर्न. एंड अगर वाटर कोल्ड है तो उसे हम कोल्ड करंट कहेंगे. देखिए यहाँ पे एक बेसिक ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं. नाउ वी ऑल नो दैट अगर मैं मेजर लैटिट्यूड्स की बात करूँ, दैट हियर वी हैव इज इक्वेटर. And at the end I'm talking about the poles. Let's say here you have North Pole, here you have South Pole. So I've taken two extremities and we all know that the temperature near the equator, this region is having high temperature. यहाँ पे temperature काफ़ी high होता है. And polar areas में ice caps हैं, ये जो area है यहाँ पे बहुत ही low temperature रहता है. इसे हम कहते हैं latitudinal distribution of temperature. Reasons
हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर इज़ 0 डिग्री एंड योर पोल इज़ 90 डिग्री। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, आपका जो एंगल है सन रेज का, आपका जो एंगल है इंसुलेशन का, वो डिक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अब सुनने में ये लगता है कि अच्छा होता होगा कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो तो सन रेज का जो एंगल है वो कम हो गया, जिसकी वजह से भाई सब कहते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। बट वी नीड टू फॉलो द साइंस हियर। सपोज ये हमारा सन है और उसके सामने ये एक फ्लैट बॉडी है और यहाँ से आ रही हैं सन रेज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैंने ये 4 पॉइंट्स मार्क किए हैं, A, B, C एंड D, अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? वेयर डू यू थिंक विल हैव द मोर टेम्परेचर? तो अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें लगता है कि B और C पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट रेज आ रही हैं, लेकिन अगर हम A और D की बात करें तो वहाँ पे रेज जो है वो एट एन एंगल पहुँच रही हैं। अब आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस इफ समबडी इज थिंकिंग लाइक दैट। ये है सन एंड इसके सामने आप कोई भी दूसरी बॉडी लाकर रख दें, सन के साइज के कंपैरिजन में सन का ये जो कर्वेचर है ना, दिस इज नेग्लिजिबल, फार लेस देन नेग्लिजिबल। तो कभी भी सन के कर्वेचर को नहीं देखेंगे। सन इतना बड़ा है कि उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ हो, मार्स हो, वीनस हो, कुछ भी हो, वो एक पॉइंट के बराबर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कभी भी सन के कर्वेचर की बात नहीं करनी। सोलर सिस्टम है भाई, सन इज अ डोमिनेटिंग बॉडी है, उसके पास इतना मास है, इतना कर्वेचर है कि सन का ये जो सर्कुलर एरिया कि भाई यहाँ से रेडिएशन दूसरी तरफ जा रही होगी, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल है। इसीलिए अब दोबारा सेम क्वेश्चन, हमें सन के कर्वेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सन का मास इतना ज़्यादा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सन के सामने ये एक फ्लैट सरफेस है और इसके ये 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D, तो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा? वेल, अगर फ्लैट सरफेस है, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आकर फॉल करेगी एंड द टेम्परेचर वुड बी सेम एट ऑल द प्लेसेस। ठीक है जी, ओके। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, लेट्स से अगैन वी आर मेकिंग सन, याद रखेंगे सन का कर्वेचर का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नेग्लिजिबल होने वाला है, और ये है हमारी लेट्स से अर्थ, दिस इज अर्थ, फाइन। और मैंने अर्थ के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स मार्क किए, A, B, C and D. Again, C dash, B dash, A dash. ठीक है, सन से आ रही हैं रेडिएशंस somewhat like this. हाँ जी, क्या यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स पे टेम्परेचर सेम होगा? द आंसर इज यस और नो? वेल, द आंसर इज नो। रीज़न बीइंग क्योंकि इन सभी प्लेसेस पे जो एंगल है सन रेज का वो डिफरेंट है। हाउ इज़ दैट सो? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले डी प्लेस की बात करते हैं। डी पे सन रेज ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है। इट ऑलमोस्ट स्ट्राइक्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप आकर देखेंगे तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इफ आई टेक अ टेंजेंट हियर, सो इट इज़ वेरी लेस। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अगेन, और यहाँ पे यू कैन सी एज यू आर मूविंग फ्रॉम डी टू ए, जो एंगल है वो रिड्यूस होता जा रहा है। जो सन रेज हैं वो स्लांटिंग तरीके से आकर फॉल कर रही हैं। अब इसे इम्पैक्ट क्या होता है? सपोज यू हैव अ
टॉर्च, एंड वो टॉर्च आप 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल सीधा पकड़ के बैठे हैं, तो क्या होगा, टॉर्च ऑन है तो एक सर्कल बनेगा, एक इल्यूमिनेटेड सर्कल होगा, लाइट होगी उसमें, ठीक है। अगर हमने धीरे 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 धीरे, ना दिस इज 90 डिग्री, ओके, और अगर मैंने धीरे 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 टॉर्च को ऐसे करना शुरू किया, अल्टीमेटली दिस इज द पोजिशन वेयर द एंगल इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, हेयर द एंगल इज जीरो, 90 जीरो। जैसे जैसे आप 90 से एंगल डिक्रीज करते जाएंगे, जो आपका लाइट का सर्कल है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अगर आपने बिल्कुल सीधी कर दी, सर्कल बनेगा ही नहीं, इतना बड़ी एरिया में लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जब आपने टॉर्च को 90 डिग्री में पकड़ा तो एक छोटा सर्कल बना, लेकिन बहुत ही ब्राइट सर्कल बना। आपने जैसे 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 एंगल रिड्यूस किया, जो सर्कल है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, एंड थोड़ा सा जो उसकी ब्राइटनेस है वो कम होनी शुरू हुई। तो बेसिकली कैन वी से दिस, अब टॉर्च का तो जो बल्ब है उसकी पावर तो सेम है, लेकिन जब 90 डिग्री था तो एरिया कवर्ड लेस था, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया ज़्यादा थी और इसीलिए जो सर्कल था वो बहुत ही ब्राइट था। लेकिन जैसे 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 आपने एंगल डिक्रीज किया, आपका लाइट का सर्कल बड़ा होता गया, मतलब एरिया बढ़ता गया, और उस बड़े से एरिया में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती गई, तो इसीलिए एनर्जी पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो गया। दिस इज द रीज़न वाई जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसुलेशन है, जो एंगल ऑफ सन रेज है वो डिक्रीज होता जाता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पे टेम्परेचर कम। दिस इज वाई वी से एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द टेम्परेचर it decreases. Clear है? Now coming back to this point here, तो अब मैं clearly बोल सकती हूँ कि जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पे वार्म एरिया है और जो पोलर एरियाज है वहाँ पे कोल्ड है। तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे जो ओशंस होंगे इक्वेटर पे, उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो भाई अगर यहाँ से वाटर मूव करके पोल्स की तरफ जाएगा तो ऐसा वाटर क्या होगा, दिस वुड बी वार्म। और अगर कोल्ड पोलर एरिया से वाटर मूव करके यहाँ पे आएगा, सो दिस वुड बी कोल्ड, ठीक है। तो बेसिक चीज़ भी, हम थोड़े से करंट्स देखेंगे भी, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ऐसे करंट्स जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे उनका टेम्परेचर हाई होगा, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे जाहिर है उनका टेम्परेचर कम होगा, एंड देयरफॉर वी हैव वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। क्लियर हो गई ये बात। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं नियर साउथ अमेरिका, वहाँ पे एक कोल्ड करंट है एंड दैट हैव कम्प्लीटली शेल्टर्ड इट। इसने पूरे तरीके से इट हैज़ शेल्टर्ड द गैलापागोस आइलैंड फ्रॉम देयर। विल टॉक अबाउट इट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट, ठीक है। इस आर्टिकल में हमें यही देखना है। अब अभी तक हमने क्या समझ लिया कि ओशन करंट्स क्या हैं, दीज आर कंटिन्यूअस predictable directional movement of sea water which is driven by many factors. Gravity plays an important role, wind plays an important role, comes with an effect of Coriolis force, water density. You will read about this in much more detail in your geography, right? We cannot discuss geography here. What we can remember is कि ocean currents are rivers in the ocean. So just like rivers, ओशन करंट्स विल बी कंटिन्यूस, रिवर कंटिन्यूसली मूव करती है, प्रेडिक्टेबल, हमें पता है कि रिवर वाटर यहाँ से आगे जाएगा, तो सिमिलरली ओशन करंट्स आर ऑल्सो प्रेडिक्टेबल एंड दे हैव डायरेक्शनल मूवमेंट, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ओशन करंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं और कुछ वर्टिकल मूवमेंट्स भी होती हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज करंट। जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं अपवेलिंग या डाउनवेलिंग। मतलब देखिए सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे सर्कुलेशन होती है, दिस इज सर्कुलेशन। सपोज हमारे पास ये ओशन वाटर है, सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट
देयर सो मेनी फैक्टर्स दैट लीड टू सर्कुलेशन। लेकिन सर्कुलेशन होगी कैसे? अगर यहाँ से वाटर मूव करके यहाँ गया है और ऐसे ही जाता जा रहा है, ठीक है, ये एक ओशन करंट है, वाटर ऐसे मूव करता है, ठीक है, लेट्स मेक इट वार्म वाटर, ठीक है, द वाटर इज मूविंग लाइक दिस कंटिन्यूसली। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो रिड्यूस हो जाए और दूसरे एरिया में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर पहले आपका जो वाटर लेवल था इट वाज समथिंग लाइक दिस, वाटर लेवल कुछ अगर ऐसा था, अगर इसी तरह से कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहेगी तो यहाँ पे वाटर डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे वाटर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ गया, यहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा ना हो तो इसलिए क्या होगा, जितना वाटर यहाँ पे आया है, इस एरिया ने रिसीव किया है, उतना ही वाटर अब लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, वो वाटर डाउनवर्ड्स जाएगा, इट विल गो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाके अब इस एरिया का जो डेफिसिट है इसे फिल करना है, सो देन इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दिस एरिया। यहाँ आ गया और इस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे वाटर को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। हियर इट विल हैव टू राइज। तो ये हुई ना सर्कुलेशन, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ एंड बैक टू दिस पॉइंट। दिस इज व्हाट इज सर्कुलेशन, चाहे आपके एटमॉस्फेयर में हो चाहे आपके ओशन में हो। तो इसीलिए वाटर के अंदर जो मूवमेंट होती है उन्हें हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक तो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे दो वर्टिकल मूवमेंट्स भी हो रही हैं। जहाँ पे वाटर सबसाइड करता है वर्टिकली, इसे हम कहते हैं डाउन वेलिंग। ओशेनोग्राफी में क्या टर्म यूज की जाती है, डाउन वेलिंग, नीचे जा रहा है, डाउन वेलिंग। और जब वाटर राइज करता है दैट इज कॉल्ड एज अप वेलिंग, दैट इज नोन एज अप वेलिंग। सो वन साइड वी हैव डाउन वेलिंग एंड द अदर साइड वी हैव अप वेलिंग, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका इक्वेटर था, इक्वेटर से हॉरिजॉन्टली वाटर मूव करके कहाँ पहुँचा, पोल्स पे। ये कौन सा करंट होगा आपका, वार्म करंट, दिस इज योर वार्म करंट। और पोल से इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाटर किसकी तरफ आ रहा है, इक्वेटर की तरफ। लेकिन क्योंकि वाटर पोल से आ रहा है, सो सच वाटर वुड बी कोल्ड एंड देयरफॉर वी विल कॉल इट एज कोल्ड करंट। ये बेसिक है हमारी सर्कुलेशन का एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे हमारे ओशंस के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखो अगर ऐसा ना होता तो इक्वेटर गर्म होता रहता, इक्वेटोरियल ओशंस जो है वो हीट अप होते रहते। अब वो क्या कर रहे हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यार पोल्स के पास जो हीट है वो कम है, थोड़ी हीट जाकर पोल्स को दे देते हैं। अब पोल्स कह रहे हैं भाई इक्वेटर तो बहुत गर्मी सहन करता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंसुलेशन रहती है, ताकि वहाँ का टेम्परेचर बैलेंस रहे, मैं अपनी तरफ से कोल्ड वाटर भेज रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जस्ट लाइक विंड्स, कहीं कभी हॉट विंड्स चलती हैं, कहीं पे कोल्ड विंड्स चलती हैं। दिस इज़ व्हाट इज सर्कुलेशन इज़ ऑल अबाउट। इससे बायोडाइवर्सिटी के अंदर वेरिएशंस होती हैं। किसी एरिया में वार्म वाटर है, वहाँ पे अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होगी, कोल्ड एरियाज़ में अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होगी। अर्थ का जो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम है उनमें इन सर्कुलेशंस का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी तक हमने ओशन करंट्स की एक भूमिका बनाई है, एक बैकग्राउंड बनाया है, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। आई होप दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ओशंस में होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ओशन करंट। नाउ स्टडी ये कह रही है दैट गैलापागोस आइलैंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन। यूजुअली वहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है वो वार्म अप होता है, because when we look at the location of Galapagos, so it is just at the equator.
तो वहाँ पे इट इज़ सपोज टू बी गेट वार्म्ड अप, लेकिन दैट आइलैंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट वार्मिंग क्योंकि वहाँ पे एक कोल्ड इक्वेटोरियल करंट उस एरिया में आकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड दिस करंट हैज़ गेन्ड अ स्ट्रेंथ, एंड जिसकी वजह से इवन गैलापागोस एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए था, इट हैज़ स्टार्टेड टू ड्रॉप। लाइक 1990 से ही वहाँ पे 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो चुका है। सो देयर इज दिस टग ऑफ वॉर गोइंग बिटवीन द ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओशन करंट्स। एज ऑफ नाउ ओशन करंट इज विनिंग, इट इज गेटिंग कूलर ईयर आफ्टर ईयर। ना ये स्टडी ने शो किया है ग्लोबल वार्मिंग और कोल्ड ओशन करंट के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है, टसल चल रही है। इनहेरेंटली गैलापागोस का जो रीजन है वहाँ पे इट शुड हैव गेट वार्म्ड, वो इक्वेटोरियल एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे एक कोल्ड करंट जो है वो स्ट्रेंथन अप हो चुका है जो कि गैलापागोस को बचा के रख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फिनोमेना। नाउ दिस इज़ अ वेरी, अगर हम गैलापागोस और आइलैंड्स के लिए बात करें, सो दिस फिनोमेना इज़ अ वेरी यू नो कॉशियस ऑप्टिमिज्म फॉर इट। कहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ जाना था और उसका इम्पैक्ट डाइवर्स होना था, यहाँ पे क्या है कि कोल्ड करंट आकर टेम्परेचर को एक्सट्रीमिटी पे जाने नहीं दे रहा। तो केयरफुली अगर हम देखें तो अभी तक तो ये गैलापागोस के लिए पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। जो गैलापागोस का फ्लोरा एंड फौना है, they can recede the failing ecosystem, they can maintain the region's fishing। अब देखो, एक तो फ्लोरा एंड फौना इज गुड इन सच काइंड ऑफ क्लाइमेट, प्लस यहाँ पे कोरल्स हैं। कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ते हो आप इन्वायरमेंट में, जोग्राफी में आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हो, एंड यू सी कि कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं कि कोरल सर्वाइव नहीं कर पाते, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पा रहा बिकॉज कोल्ड करंट होने नहीं दे रहा, इसीलिए जो कोरल्स हैं वो ब्लीच नहीं होंगे, दे विल नॉट डाई ऑफ इन द वाटर्स अराउंड द गैलापागोस विच इज़ अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इक्वाडोर। एंड कोरल्स आर कॉल्ड एज यू नो रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। they contribute so much to the marine food chain, and if coral reefs are going to survive, the entire marine food chain will not suffer। हालांकि जो वार्म वाटर्स हैं आसपास के एरिया में, वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, कोरल्स दे डाई आउट, एंड यू नो एल्गी जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो फंक्शन नहीं कर पाता, एंड जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो एज द गैलापागोस सो फार it has been relatively unaffected by climate change. So it's very worthy to look at Galapagos as a potential site जहाँ पे climate change mitigation efforts को और strongly हम कर सकते हैं, because Galapagos is a region which is very rich in biodiversity. Now, what is the significance of ocean currents? See, as we just talked about, it's जो आपके equatorial undercurrents होते हैं, जो water move करता है, स्पेशली ऐसा वाटर जो कि अंडर द एरिया से आ रहा होता है, सब सरफेस से आ रहा होता है, तो वो अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, और ओशन की सरफेस पे कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है उनकी सर्कुलेशन होती रहती है। इवन गैलापागोस में अगर आप देखें तो इट इज समवॉट ओवर हियर। यहाँ पे वार्म कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल करंट। ये जो है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वेटोरियल करंट मूविंग वेस्ट टू ईस्ट। एक तो कोल्ड वाटर लेकर जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, ऐसा इसलिए बिकॉज जिस एरिया से मूवमेंट होती है वहाँ पे कोल्ड वाटर अराइज करता है, तो कोल्ड वाटर आ रहा है साथ में न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रहा है। मतलब लुक एट दिस डायग्राम अगेन, वाटर जिस एरिया से मूव करेगा उस एरिया को फिल करने के लिए जो वाटर है वो क्या करेगा, अपवेल करेगा, राइज करेगा। और अगर वाटर बॉटम से आएगा तो
तो वो कोल्ड होगा और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए गैलापागोस में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वाटर मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो कोल्ड कंडीशंस हैं वो आपके गैलापागोस आइलैंड को सराउंड कर रही हैं, हैविंग कोल्ड वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर, एंड गैलापागोस इज बेनिफिटेड बाय दैट। और इस न्यूट्रिएंट रिच वाटर की वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ पे आते हैं, देयर इज अ एंटायर एक्सप्लोजन ऑफ फूड ओवर देयर, वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। जो कोरल रीफ्स हैं उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, कोल्ड ओशन करंट्स आर कूलर, एंड कोरल रीफ्स एंड जो मेरीन बर्ड्स हैं they don't face that much extremity then. And also if we look at the Galapagos, from space, Galapagos appears to be the collection of minuscule specks in the eastern Pacific Ocean, but their precise position is on the equator, which makes them very significant because Galapagos is present on equator. ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट ओशन करंट्स पे हुआ है, पहली चीज़ आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द ओशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट जो है सी वाटर का वो इंक्रीज हो चुका है, ग्लेशियर और आपके जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओशंस में फ्रेश वाटर का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ चुका है। इट इज ब्लॉकिंग द आइस फॉर्मेशन, it disrupts the sinking of cold salinity water, क्योंकि जो सलाइन वाटर होता है वो आइस फॉर्मेशन में सैलिनिटी जब बढ़ जाती है तो वो उतना नहीं हो पाता, लेकिन क्योंकि ओशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वाटर इज स्टिल लाइटर, तो वो जो सलाइन वाटर है जिसको सिंक कर जाना चाहिए था वो सिंक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आइस फॉर्मेशन में हिंड्रेंस होती है। तो एक तरफ आपके जो आइस कैप्स बने हुए हैं वो तो मेल्ट डाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो न्यू आइस है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, प्लस देयर इज एक्सेस हीट इन द एटमॉस्फेयर। द शैलो स्पीडी करंट्स दे अल्टीमेटली लिमिट हाउ मच हीट कैन एब्जॉर्ब and they cause excess heat to retain in the atmosphere. Ultimately, they play a very significant role to maintain the temperature of the earth, and by this they are altering the global temperature. So जो ocean conveyor belt थी temperature को लेकर, it can slow down that, it can ultimately stop. And जिससे कि जो global climate changes हैं, you can see them significantly, it will drastically reduce the Europe's temperature, क्योंकि जो ऐसे cool temperate areas हैं वहाँ पे लगातार इक्वेटर से warm waters जाते हैं, like गल्फ स्ट्रीम जाती है जो कि वहाँ पे जाकर warmth provide करती है। लेकिन अगर ये ocean conveyor belt ही ख़त्म हो गई because of the altering of the temperature, there will be a great shift in the climate. It affects marine biodiversity, जो marine microbes हैं, जो wildlife है, that can be subjected to the shallower, hotter and the faster surface waters, because warm water is lighter, it's faster, and that can have a negative impact on it. So the challenges are huge which are coming out of the ocean current. Number one, the future of current is worrisome. There would be changes in the course of current, and this could be very devastating for the ecosystem. The island group is certainly need to have a greater protection from overfishing, because वहाँ पे cold water आ रहा है, nutrients आ रहे हैं, तो fishing का scope वहाँ पे बहुत बढ़ चुका है. Along with that, there is a growing pressure of ecotourism in Galapagos Island, so they need a strict regulation of overfishing and the human pressure as well. The human pressure on this area and the mechanism that keeps it alive are at odds. So the major resource that should be protected over here, and it can adversely impact by the El Nino. We know what is El Nino. You read about El Nino in geography. It's the unusual warming of the eastern Pacific Ocean, and that's where the Galapagos is. And El Nino, it poses a direct threat to the island group.
इट कैन शट डाउन दिस कोल्ड करंट, क्योंकि वहाँ पे तो वार्मिंग होती है. And the biodiversity which is present there, that can completely collapse, especially the penguin population. So that unusual warming of the eastern tropical Pacific is a great challenge for Galapagos. So what should be the way forward? See, ocean currents can regulate the global climate, and they also help to counteract the uneven distribution of solar radiation. इसीलिए तो हमने इसकी बात की थी लेक्चर के बिगनिंग में कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सोलर रेडिएशन की, ये उसको बैलेंस करता है कि भाई पोल्स को कम रेडिएशन मिली है, कम एनर्जी मिली है, इक्वेटर को ज़्यादा मिली है, तो इक्वेटर अपनी एनर्जी पोल्स के पास भेजता है. और डायमेंशंस पे जाते हैं तो इक्वेटर पे इवेपोरेशन ज़्यादा है, पोल्स पे इवेपोरेशन कम है, तो भाई पोल से वाटर इस तरफ आता है. सो विदाउट करंट्स इन दी ओशन जो रीजनल टेम्परेचर हैं वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं. इक्वेटर्स वुड बी सुपर हॉट एंड पोल्स विल बी एक्सट्रीमली फ्रिजिड, एंड विद दैट अर्थ्स लैंड वुड बी लेस हैबिटेबल. अभी जो मॉडरेट कंडीशन ज़्यादा बड़े एरिया में प्रिवेल करती हैं वो शायद ना कर पाए. ठीक है जी. सो दिस एंटायर पर्सपेक्टिव इज न्यू दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. एंड देन गैलापागोस आइलैंड इटसेल्फ बिकम्स इम्पॉर्टेंट. याद रखेंगे आप आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आइलैंड फॉर्मेशन को. तो जो गैलापागोस हैं दे आर वॉल्केनिक आइलैंड्स, एंड इक्वेटर गैलापागोस आइलैंड्स से पास होकर गुजरती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन सी दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेरीन रिजर्व इन द वर्ल्ड. गैलापागोस आइलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेरीन रिजर्व इन द वर्ल्ड. यू कैन राइट अबाउट इट. एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे सर्च करके बताएंगे विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट मेरीन रिजर्व इन द वर्ल्ड. कर सकते हैं इसके बारे में, पढ़ सकते हैं. विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट द मेरीन रिजर्व इन द वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज में देखो तो गैलापागोस इज़ द फर्स्ट वन. डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो मेरीन रिजर्व आता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैलापागोस. लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिस कम्स एट अ सेकेंड नंबर. ठीक है जी. ओके, देन मूविंग अहेड हमारे पास और क्या आपको पता होना चाहिए. जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं दे आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, especially for the living museum and showcase of evolution. And the island is a very biodiverse ecosystem. यहाँ पे बहुत सारी endangered species भी रहती हैं, especially critically endangered Galapagos penguin is present, fur seal is there, sea lion is there. So it's very critical. तो आप comment में लिखेंगे which is the first one and which is the second, and next video में I will tell you the answer. But I would love to see the comment box in which you will tell me the first largest marine reserve in the world. ठीक है जी. इसके अलावा हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है वो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड टू गिविंग अ प्रपोजल टू श्रीलंका टू एक्सपोर्ट 6 गौर और Indian bison to Sri Lanka and to revive their population of गवाराज जो कि श्रीलंका में एक्सटिंक्ट हो गई थी by the end of 17th century. तो ये पहली बार है कि इस तरह का एग्रीमेंट किसी दो कंट्री के बीच में साइन हुआ हो विच इज़ अबाउट वी कैन से कि बायोडाइवर्सिटी को लेकर है. इंडिया कह रहा है कि भाई 6 गॉर्स ले जाओ, इंडियन बाइसन ले जाओ और अपनी जो गवाराज जो उनका वहाँ का एरिया है वो पॉपुलेशन है उसे रिवाइव कर लो. इसीलिए हम कह रहे हैं इट्स ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी जिसको जूलॉजिकल डिप्लोमेसी भी कहते हैं. तो इस प्रपोजल में ये कहा है कि 6 स्पेसिमेंस एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे श्रीलंका में. एक बुल होगा और 3 to 5 वुड बी द काउज. एंड श्रीलंका का जो डिपार्टमेंट है ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स दे विल कैरी आउट कैप्टिव ब्रीडिंग एंड about a dozen specimens over the 5-year period. And then they will reintroduce this into the wild according to the international mandate, जो international guidelines है उनको follow करते हुए.
This proposal came from a Sri Lankan conservationist, Rohan Pethigoda, and for this he was even awarded with the UK-based award, which is Lenin Medal 2022, for his work that he done to restore fresh water and the forest diversity. It is almost equivalent to Nobel Prize for zoology. अब ये जो कुछ बात है जूलॉजिकल डिप्लोमेसी की, वो एक टर्म इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है. सो व्हाट अबाउट, यू शुड नो अबाउट इट, है ना. व्हाट इज़ जूलॉजिकल डिप्लोमेसी, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी. सो दिस इज़ प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, एंड इसमें क्या करते हैं, देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द गिफ्ट और द लोन. ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो गिफ्ट के तौर पे दे दिए जाते हैं या फिर लोन के तौर पे दे दिए जाते हैं, ताकि आप उनको कैप्टिविटी में रखकर जो स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन है वो कर सकें. एंड बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज़ ऐसा करती हैं क्योंकि वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. सो इट इज़ मच डिपेंडेंट अपॉन वेदर द कंडीशंस दैट कॉज द एक्सटिंक्शन वर रिमूव्ड और नॉट. अगर वो कंडीशन अभी भी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है रीइंट्रोड्यूस करने का. तो अगर वो एक्सटिंक्शन की जो कॉजेज़ थे अगर उनको आपने रिमूव कर दिया है, देन इट इज़ फ्रीक्वेंटली टेकन अप बिटवीन द कंट्रीज़ कि भाई जो रेंज है उस एनिमल की वो कंटिन्यू रहे. एंड एनिमल प्लेज अ रोल एज अ जूलॉजिकल एम्बेसडर बिटवीन द टू नेशन स्टेट्स और द कंट्रीज़, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.